कल क्या होगा ये तो शायद दुनिया में दो ही लोग शायद जानते हो। एक 2 अप्रैल को क्या होने वाला है, तो टैरिफ तो वो लगाएंगे। मार्केट तो फंडामेंटल्स की बात करेगा। अगर आप सट्टा करना चाहते हैं, जुआ खेलना चाहते हैं कि ऐसा हो गया तो कंपनी की लॉटरी लग जाएगी और ऐसा हो गया तो ये हो जाएगी, जब चीज़ बुलिश हो जाती है तो हर कोई उसके बारे में बात करता है। गोल्ड का जो रैली तब तक ही चलेगी। टैक्स हार्वेस्टिंग में बेसिकली टैक्स मैनेजमेंट होता है, यही कारण भी रहा होगा कि FII की इस महीने थोड़ी बाइंग के फिगर भी आ गई। हम ये कह सकते हैं कि मार्केट कल के लिए चलो सर, फाइनली अप्रैल 2 तो आ गया और टैरिफ के चक्कर में पूरी दुनिया परेशान है, लेकिन इधर इंडियन मार्केट तो चढ़ रहा है लगातार। क्या चल रहा है इधर सर? हाँ, तो कल तक अगर आप देखिए तो मार्केट्स प्रेशर में थे। कल सारे मार्केट्स ग्रीन में थे, हमारे मार्केट्स अच्छे खासे डाउन रहे। आज उनमें स्मार्ट रिकवरी देखने को मिली और लोग सेल भी कर रहे थे क्योंकि मार्केट में डिप आ रहा था और लोग बाय भी कर रहे थे। और एंड ऑफ द डे तक मार्केट्स ग्रीन में रहे, अच्छे खासे ग्रीन में रहे, लगभग सारे सेक्टर्स ग्रीन में रहे। क्यों ऐसा हुआ? तो जो अगर आप खबरों की माने, और सिर्फ खबर नहीं, कुछ हमें डेफिनेट क्लूज भी ऐसे मिल रहे हैं। तो अब क्या होने वाला है, 2 अप्रैल को क्या होने वाला है, तो टैरिफ तो वो लगाएंगे, लेकिन मोस्ट लाइकली हमारी सरकार इस बात के लिए तैयार हो गई है टैरिफ कट्स के लिए। मैं किस बेसिस पर ये कह रहा हूँ? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ये स्टेटमेंट लिखा है, कहा है कि आई हर्ड अ लिटिल व्हाइल अगो दैट इंडिया विल बी ड्रॉपिंग इट्स टैरिफ। तो ये कोई जर्नलिस्ट नहीं बोल रहा है, बेस्ड ऑन सोर्सेस नहीं कह रहा है, इट इज़ स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ। डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि मैंने सुना कि इंडिया अपने टैरिफ्स को ड्रॉप कर रहा है। तो इसकी वजह से मार्केट्स को, जैसे कहते हैं ना, एक रिलीफ रैली कि भाई अरे चलो अब ये बला तो टली, टैरिफ की बला तो टली। तो उसका ये रिएक्शन देखने को मिला है। कुछ हद तक शॉर्ट कवरिंग भी हुई है और कुछ हद तक जो लोगों ने बाइंग भी किया होगा, आई एम प्रीटी श्योर, क्योंकि सारे सेक्टर्स हमें दिख रहे हैं कि ग्रीन में। तो क्या मार्केट से संकट टल चुका है? नहीं, जैसा कि मैंने कहा, ये रैली आज जो आई, इसमें स्ट्रेंथ थी रैली में, ऐसी बात नहीं है। हालांकि वॉल्यूम इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन काफ़ी अच्छी मार्केट में तेज़ी देखने को मिली थ्रू आउट द डे। तो इसमें हम ये नहीं कह सकते कि संकट टल गया है। तो एक जैसे होता है ना कि चलो बला टली टाइप से, तो शॉर्ट टर्म में हमें एक बाउंस देखने को मिला है। अब अगर कल टैरिफ्स नहीं लगते हैं, हमें रिलैक्स कर दिया जाता है, तो ये रैली आगे भी चलेगी, लेकिन कितने दिन चलेगी? आपकी 400, 500, 600, 1000 पॉइंट जाने के बाद मार्केट तो फंडामेंटल्स की बात करेगा कि भाई ठीक है, चलो ये तो एक प्रॉब्लम थी, ये हो गया सॉल्व, बट अब क्या? अब हमारी इकॉनमी कैसे परफॉर्म करेगी, हमारी कंपनीज कैसे परफॉर्म करेंगी, हमारा इन्फ्लेशन कैसे परफॉर्म करेगा। तो वही फैक्टर्स फिर मार्केट में देखे जाएंगे और मार्केट उसी के बेसिस पर परफॉर्म करेगा। तो अगर हमने टैरिफ कम कर दिया तो इंडियन कंपनीज को प्रॉब्लम नहीं होगी, इन पे इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा? देखो, प्रॉब्लम्स तो होगी, इसको हम नहीं कह सकते कि कोई हम पर इम्पैक्ट नहीं होगा। इतने सालों से हम क्यों टैरिफ लगा के रखे थे? इसी वजह से लगा के रखे थे ना, क्योंकि हटाने से इम्पैक्ट पड़ता। अब आज देखो, अगर आप हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ को देखो तो वहाँ पर क्या है, काफ़ी हद तक वो बेसिक आइटम्स जो होती हैं उसके लिए भी फॉरेन कंट्रीज़ पे डिपेंड करते हैं। हम काफ़ी हद तक आत्मनिर्भर हैं, काफ़ी हद तक। ठीक है, हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो एडवांस चीज़ें हैं उसके लिए हम जैसे लैपटॉप्स वगैरह हम नहीं बनाते हैं, बट काफ़ी हद तक वो आत्मनिर्भर हैं। ओके, अब अगर ये सब हुआ, हम छूट दे दिए, अब अमेरिकन गुड्स के लिए हमने अपना दरवाज़ा खोल दिया, तो ये हमारी इंडस्ट्री पर देखो इसका इम्पैक्ट पड़ने ही वाला है। अब आप देखिए, इंडस्ट्री के लोग सरकार के पास जा रहे हैं और जाके बोल रहे हैं कि प्लीज़
इसे फेस्ड मैनर में करिए, एक झटके में मत करिए। ऑटो वाले गए, उन्होंने सरकार से रिक्वेस्ट किया कि इसको फेस्ड मैनर पे करिए, 2029 तक हमें थोड़ा वक्त दीजिए ताकि हम स्ट्रैटेजाइज कर पाएँ। आप अल्कोहल वालों की जो एसोसिएशन है वो भी जाकर उन्होंने सरकार से रिक्वेस्ट किया कि भाई आप अमेरिकन दारू यहाँ पर आप टैरिफ हटा रहे हैं तो भाई हमारी दारू कौन पिएगा। तो ऐसा नहीं है कि लोग चिंतित हैं, लेकिन जो मार्केट में सट्टा लगाते हैं उनके लिए तो ये जॉयस मोमेंट है। ठीक है, मार्केट ऊपर जाएगा, खरीदो, पैसे कमाओ। लॉन्ग टर्म में तो ये नेगेटिव रहने वाला है, ऐसा मेरा मानना है। ओके सर, बढ़ते हैं आगे। कल वोडाफोन आइडिया लगभग 19% भाग गया सर, तो इसका क्या चल रहा है सर? आइडिया की हालत तो वैसे ही बहुत पतली थी और उन्होंने थ्रेट कर दिया था कि हम तो ऑपरेशंस बंद कर रहे हैं। और सरकार को ये लगा कि अगर इतनी बड़ी 5 ट्रिलियन इकॉनमी जो बनने वाली है उसमें कंपनी इतनी बड़ी बंद हो जा रही है तो कहीं ना कहीं एक ये स्पॉट होगा, साथ ही एक फ्रेश एनपीए भी बढ़ेगा। तो सरकार ने कुछ कोशिश करके कंपनी को किसी तरीके से बनाया, उसमें पार्टनर बन गई, 22% उन्होंने ओनरशिप ले लिया। अब देखो, टेलीकॉम तो ऐसे ही इतना कॉम्पिटिटिव फील्ड है और दो बड़े प्लेयर्स हैं, वही स्ट्रगल कर रहे हैं, सारा मार्केट शेयर वही ले रखा है उन्होंने। तो वीआई भी कुछ खास तो कर नहीं पा रहा था, 5G में भी वो पिछड़ ही रहा था। अब उसकी हालत और ख़राब होती जा रही है। तो अब उन्हें लगा होगा कि भाई अब तो हम कंपनी नहीं चला पाएंगे, तो सरकार के पास गए होंगे कि भाई अब हम जो भी हुआ हो। तो सरकार ने फिर ये ऑफ़र दिया कि उनका जो ड्यूज़ था उसको वो इक्विटी लेकर सॉर्ट ऑफ कवर कर लेंगे। मतलब अब ये क्या हम कह सकते हैं कि एक PSU कंपनी बन गई है। तो पहले उनका 22% गवर्नमेंट का स्टेक था इस कंपनी में, अब वो बढ़कर 48% से ज़्यादा हो गया है, 48-49 के बीच में। और VI जो है उन्हें करीब 3,800 करोड़ शेयर्स जो हैं इशू करेगी। ओके, और ये PSU बन जाएगा। अगर हम देखें उनके कर्जे इतने ज़्यादा हो गए थे, करीब 2 लाख करोड़ का, तो कंपनी बंद होती तो इतना NPA बन जाता। NPA तो नहीं बनता, लेकिन जो ड्यूज़ थे वो नहीं दे पाते। तो उसमें से अगर हम इसका ब्रेकअप देखें तो करीब 1.4 लाख करोड़ का तो स्पेक्ट्रम चार्जेस उनके ड्यू थे और करीब 70,000 का जो AGR ड्यूज़ जो सरकार को हर साल देने पड़ते हैं। तो इस सब को प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए सरकार ने ये किया है। और जैसा कि होता है, कोई भी कंपनी डिस्ट्रेस में होती है, उसको थोड़ा भी सहारा मिलता है तिनके का तो स्टॉक प्राइस ऊपर शूट अप कर जाता है। और बहुत ज़्यादा इसमें हमें होप नहीं खोजनी चाहिए, ज़्यादा स्पेकुलेट नहीं करना चाहिए। अगर आप सट्टा करना चाहते हैं, जुआ खेलना चाहते हैं कि ऐसा हो गया तो कंपनी की लॉटरी लग जाएगी और ऐसा हो गया तो ये हो जाएगी, तो आप बेशक लगाएं, लेकिन ओवरऑल कंपनी के फंडामेंटल्स तो कुछ अच्छे दिख नहीं रहे। तो एक बात समझाइए सर कि सरकार इसको PSU बना के करेगी क्या? देखो, सरकार जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उनका तो यही है कि वो प्राइवेटाइजेशन ही करेंगे और करते भी आ रहे हैं। और ज़्यादातर कंपनी इसको प्राइवेटाइज कर रहे हैं, पार्शियली या फुल्ली। अभी जैसे एयर इंडिया को भी कुछ सालों पहले कर दिया। तो सेंस तो बनता नहीं है कि आप एक तरफ सरकारी कंपनी को बेच रहे हैं, दूसरी तरफ प्राइवेट कंपनी को PSU बना रहे हैं। तो सरकार तो ज़्यादा टाइम तक इसे रखेगी नहीं। हो सकता है टेम्परेरी रख कर फिर किसी को बेच दे। ओके, अब इतनी बड़ी कंपनी को, इतने महंगी कंपनी को कोई एरो गैरो तो खरीदेगा नहीं, हम आप तो खरीद नहीं सकते। और ख़रीद के करेंगे क्या? कोई एक नया बिजनेसमैन इस फील्ड में घुस के जियो और एयरटेल के साथ क्या compete कर पाएगा? तो गिन के 2 या 3 लोग हैं जिनके पास ये कंपनी जाने के चांसेस ज़्यादा हैं। आज नहीं तो 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद तो वही होगा। तो 2 प्लेयर हैं, या तो उनमें से कोई एक्वायर कर ले, या फिर हम जानते हैं एक आध और लोग हैं जो ले सकते हैं। जैसे कि
सर एक बात बताइए, गोल्ड तो लगातार ऊपर चढ़ ही जा रहा है, तो क्या ये और ऊपर जाएगा? हाँ, अगर हम डॉलर का रेट देखें तो हम 3100 के आसपास चले गए। 2-3 सालों से देखिए, मैं आपके साथ तो शेयर कर ही रहा हूँ कि थोड़ा पैसा गोल्ड में रखना चाहिए। और इस साल का ही रिटर्न आप देखिए, मुझे लगता है 30% से ज़्यादा का गोल्ड का रिटर्न आ गया होगा, ज़्यादा ही होगा। अब देखिए, जब चीज़ बुलिश हो जाती है तो हर कोई उसके बारे में बात करता है, तो आज हर कोई बात कर रहा है और उसके बारे में तरह तरह की रिपोर्ट्स भी आ रही हैं। तो अभी रिसेंटली एक बैंक ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट आई है कि वो यहाँ से और भी करीब डबल डिजिट अपसाइड देख रहे हैं, 14-15% का उनको अपसाइड दिख रहा है। उन्होंने अपने रीजंस भी दिए हैं, काफ़ी हद तक वो सही भी शायद होंगे। जैसे उन्होंने कहा कि चाइना की जो इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं वो अपने एसेट्स का 1% गोल्ड में रखेंगी। जो सेंट्रल बैंकर्स हैं, काफ़ी टाइम से सेंट्रल बैंक है, जैसे हमारा आरबीआई है, फेड है, सब गोल्ड खरीद रहे हैं। तो वो अपना स्टेक 10% से अपनी जो उनके रिजर्व्स है उसको बढ़ा के 30% करेंगे, तो ओवरऑल गोल्ड के प्राइजेस बढ़ेंगे, उनकी जो रिपोर्ट है। अभी मेरा इसमें क्या व्यू है, देखिए, मैं ये मानता हूँ कि जब तक मार्केट्स गिर रहे हैं, क्रैश नहीं हो रहे हैं, अनसर्टेनिटी बनी हुई है, गोल्ड प्राइजेस बढ़ेंगे, इसमें कोई शक नहीं है, कोई रॉकेट साइंस भी नहीं है। बट अगर ग्लोबल मार्केट्स क्रैश करते हैं, बुरी तरीके से क्रैश करते हैं, तो गोल्ड भी नहीं बच पाएगा। तो गोल्ड का जो रैली तब तक ही चलेगी जब तक अनसर्टेनिटी बनी हुई है, लेकिन मार्केट्स क्रैश नहीं कर रहे हैं। और अब हम उस सिचुएशन पे आ गए हैं कि एवरीबॉडी इज टॉकिंग अबाउट गोल्ड, और इस चीज़ से मुझे डर भी लगता है। तो अभी मुझे लगता है 2-3-4-5 महीने इस पर ज़्यादा अभी खतरा नहीं है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि गोल्ड बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। ओके, अभी जो फैक्टर्स हैं वो काफ़ी सूटेबल हैं गोल्ड के रैली के लिए, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अब हमें सब जगह से पैसे निकाल के गोल्ड में लगा देने हैं, जैसे हमने इक्विटी मार्केट में किया और उसका लोग अब भुगत रहे हैं। तो वही गलती अब गोल्ड में नहीं करनी है। अपने पोर्टफोलियो का 10, 15, 20%, 25% डिपेंडिंग अपॉन योर एज ब्रैकेट गोल्ड में रखना अच्छी बात होती है। अच्छी चीज़ क्या होती है, गोल्ड हो या रियल एस्टेट हो, इनकी वैल्यू में बहुत ज़्यादा ड्रॉप नहीं होता है। गिरते हैं, रियल एस्टेट प्राइजेस कई साल तक नहीं बढ़ते हैं, गोल्ड में भी ऐसे फेजेस आते हैं, गोल्ड नहीं बढ़ता है, तब आपको फ्रस्ट्रेशन होता है कि इक्विटी मार्केट बढ़ रहा है, मेरा गोल्ड नहीं बढ़ रहा, मेरा रियल एस्टेट नहीं बढ़ रहा। लेकिन सबकी साइकिल्स अलग होती हैं, और अगर आप एक लंबे टाइम तक देखेंगे तो इनके रिटर्न्स भी बुरे नहीं होते हैं। हाँ, अगर आप उसमें पिक एंड चूज़ करेंगे और फिर कंपेयर करेंगे तो हो सकता है कि कहीं पर आपको रिटर्न ज़्यादा दिखे, कहीं पर कम दिखे। सर ये सुनिए, एक इंटरेस्टिंग सा डेटा आया है कि मार्च में रिटेल नेट सेलर बन गए हैं, तो क्या रिटेल मार्केट छोड़ रहा है? देखो, मार्च का महीना मैंने पहले भी आपके साथ शेयर किया है, थोड़ा स्पेशल होता है। इसमें जो भी होता है थोड़ा हमें उसको उतना वेट नहीं देना चाहिए, और दिस कुड बी रिलेटेड टू टैक्स हार्वेस्टिंग। अब ये टैक्स हार्वेस्टिंग क्या चीज़ है भला? टैक्स हार्वेस्टिंग में बेसिकली टैक्स मैनेजमेंट होता है। तो आप जैसे भाई आपके पोर्टफोलियो में कुछ लॉसेस चल रहे हैं और पहले आपने कुछ बुक किया, तो आपके तो टैक्सेबल टैक्स देना पड़ेगा आपको। अब आप यहाँ पे लॉस चल रहे हैं तो आपने लॉस बुक कर लिया, तो आपके जो टैक्सेस हैं थोड़े कम हो जाएंगे। फिर कुछ लोग इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग दोनों करते हैं, तो शॉर्ट टर्म टैक्सेस होते हैं, लॉन्ग टर्म होते हैं, तो उनका भी आपस में वो ऑफसेट हो जाते हैं। तो इसी का थोड़ा मैनेजमेंट होता है। तो दिस कुड बी वन ऑफ द रीजंस। और उसमें से मुझे लगता है कुछ परसेंटेज होंगे जिन्होंने 2 साल 3 साल पहले पोर्टफोलियो बनाया होगा, अब वो देख रहे हैं कि मैं तो प्रॉफिट में था, मेरा प्रॉफिट घट रहा है, ठीक है, चूँकि उन्होंने काफ़ी पहले लिया था तो उनके पोर्टफोलियो में अभी प्रॉफिट दिख रहा होगा। वो डर भी रहे होंगे
कि यार ये तो अब कहीं मेरा पूरा प्रॉफिट ना चले जाए, क्योंकि पिछले 5 महीने से मार्केट गिर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं रिटेल वाला फिर हिम्मत भी छोड़ देता है कि यार ठीक है यार, हो गया, चलो निकलते हैं। और शायद यही कारण भी रहा होगा कि FII की इस महीने थोड़ी बाइंग के फिगर भी आ गई, क्योंकि वो तो देखिए हमेशा रिटेल के उल्टा चलते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। सर जैसा कि पहले काफ़ी टाइम यू हैव सेड कि 2 अप्रैल के बाद पोर्टफोलियो में नए स्टॉक्स ऐड होने के पूरे चांसेस हैं, तो सर क्या कुछ नया स्टॉक ऐड होने वाला है? 3 से 4 स्टॉक्स हमने आइडेंटिफाई किए हुए हैं, हम जानबूझ के होल्ड करके रखा हुआ था हमने। देखते हैं 2 अप्रैल को क्या होता है, मार्केट्स कैसे रिएक्ट करते हैं। सो फार जो स्टॉक्स हमने आइडेंटिफाई किए हैं वो ज़्यादा नेगेटिवली रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, विच इज़ अ गुड साइन। तो कल का दिन देखते हैं, हमारे नाइट टाइम में शायद हमें कुछ डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट्स हमें सुनने को मिले। कल देखते हैं मार्केट्स कैसे रिएक्ट करता है, वो स्टॉक्स कैसे रिएक्ट करते हैं। कहीं कुछ उन्होंने स्पेशल अनाउंसमेंट तो नहीं कर दी जिसकी वजह से उन स्टॉक्स पर इम्पैक्ट पड़ जाए, तो कल का दिन देखते हैं। मोस्ट लाइकली हम अगले हफ्ते अगर सब ठीक रहा तो फ्राइडे या अर्ली नेक्स्ट वीक हम 2 स्टॉक्स तो ऐड करने की कोशिश करेंगे। सब ठीक ठाक रहा तो शायद 3 भी ऐड कर दें, 4 भी ऐड कर दें। आखिरी सवाल सर कि अगले कुछ दिनों में मार्केट कहाँ डायरेक्शन लेता हुआ दिख रहा है आपको? देखिए ये जो इवेंट है अप्रैल 2 का, ये अभी तक मुझे लगता नहीं कि मार्केट में पूरी तरीके से प्राइस्ड इन है। प्राइस्ड इन वो चीज़ होती है मार्केट में जो काफ़ी हद तक जिसके बारे में है कुछ लोगों को मार्केट में जानकारी मिल चुकी होती है, बड़े खिलाड़ियों को जानकारी मिल चुकी होती है, तो अपने पोजीशंस बना लेते हैं, तो हम कहते हैं प्राइस्ड इन हो गया। लेकिन कल क्या होगा ये तो शायद दुनिया में 2 ही लोग शायद जानते हों, एक ट्रंप और एक मस्क। हो सकता है मस्क भी ना जानता हो। तो ये प्राइस्ड इन नहीं है। कल क्या होगा, कैसे रिएक्ट करेगा, वो देखने वाली बात है। तो एक जो हमें ब्रॉडर कॉल लेना है वो कल के बाद ही हमें लेना पड़ेगा। लेकिन आज के हिसाब से मुझे क्या लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि जैसा कि मैंने आपके साथ शेयर किया डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट के बेसिस पर, और मैं अगर उसे सही मानूं तो नियर टर्म का डेंजर काफ़ी हद तक हटता हुआ दिख रहा है, और वो ऑलरेडी मार्केट में हमें दिख रहा है। आज का अगर आप डेटा देखें, मार्केट ऊपर गया, हालांकि मार्केट बहुत हाई वॉल्यूम के साथ ऊपर नहीं था। 80,000 करोड़ का हमने टर्नओवर किया NSE में, थोड़ा लोअर साइड पे ही है, कल के बराबर ही है। अच्छा टर्नओवर 1 लाख करोड़ से ऊपर का होता है, तो वहाँ से हम 20% शॉर्ट रहे। तो ब्रॉडर बाइंग नहीं हुई है, लेकिन बाइंग हुई है। दूसरा, पिछले कई दिनों से मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि पुट कॉल रेशियोज़ में हमें ड्रॉप देखने को मिल रहा है। आज उसमें हमें जंप देखने को मिला है। ठीक है, अभी हम 0.90 से ऊपर चले गए हैं। कल इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली 0.75 के आसपास था, तो वहाँ पे जंप देखने को मिला, विच इज़ अ साइन कि शॉर्ट्स आर गेटिंग कट। फ्यूचर्स मार्केट में भी हमें वही देखने को मिल रहा है। आज ओपन इंटरेस्ट कट हुआ है, करीब 2100 कॉन्ट्रैक्ट्स कट किए गए हैं, यानी कि आज शॉर्ट्स नहीं बने हैं और मार्केट ऊपर गया, नेगेटिव ओपन इंटरेस्ट है, तो ये हमें इशारा कर रहा है कि निफ्टी फ्यूचर्स के शॉर्ट्स कट किए गए, ज़्यादा नहीं है बट किए गए। FII की इंडेक्स फ्यूचर्स की पोजीशंस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। वहाँ हमें क्या देखने को मिल रहा है कि वो लगातार अपने शॉर्ट्स को कट कर रहे थे, पिछले 3 दिनों से शॉर्ट्स को बढ़ा रहे हैं। कल का दिन भी उन्होंने बढ़ाया, तो अभी हम करीब 60,000 के करीब शॉर्ट्स इंडेक्स फ्यूचर्स के हैं। उन्होंने डबल कर दिया 2 दिनों में। ओके, आज का डेटा तो रात में आएगा तभी पता चलेगा। तो ओवरऑल सिचुएशन बहुत बेरिश नहीं दिख रही है। तो कुछ हद तक हम ये कह सकते हैं कि मार्केट कल के लिए ज़्यादा डरा हुआ नहीं। आज आप देखें तो विक्स में भी हमें राइज देखने को नहीं मिला है। मुझे लगता है मार्केट होपफुल है। तो कल अगर कुछ नेगेटिव सरप्राइज नहीं आता है तो ये रैली कंटिन्यू हो सकती है, लेकिन अगर
बड़ा कुछ सरप्राइज आ जाए कि भाई हम तो आईटी सेक्टर पे भी लगा देंगे, क्योंकि वो भाई ट्रम्प है, ट्रम्प इज ट्रम्प, कुछ भी हो सकता है, तो फिर चूँकि एकदम से बड़ी डिसअपॉइंटमेंट आ जाएगी तो हमें शार्प करेक्शन देखने को मिलेगा। तो इसलिए मैं कल के लिए आज प्रेडिक्शन नहीं करना चाहता हूँ, हम कल वेट करते हैं। अगर हम चार्ट पैटर्न की बात करें तो निफ्टी में कैसे चार्ट पैटर्न बन रहा है, 22,000 से हम 23,750 तक नॉन स्टॉप चले गए। ओके, फिर उसके बाद से हम 23,150 से 23,300 के बीच में नाउ वी आर कंसोलिडेटिंग। तो हम ऐसे ऊपर गए और फिर नीचे आकर यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहे हैं। अगर ये कंसोलिडेशन कुछ दिन और चलती है, कल भी चलती है, परसों भी चलती है, थोड़ा बहुत 150-200 पॉइंट ऊपर नीचे चलता है, इट विल बी अ नेगेटिव साइन। इसका मतलब वी आर रेडी फॉर अ ब्रेकडाउन, मार्केट्स नीचे आएंगे। अगर ये कंसोलिडेशन नहीं होके हम फ्रेश हाइज चले जाते हैं, खास करके मैं कहूँगा कि 23,800 का लेवल जो मैंने कल के वीडियो में शेयर किया, उसे ब्रेक करके ऊपर चले जाते हैं, तभी हम मानेंगे कि नियर डेंजर इज ओवर। तो अभी बहुत ज़्यादा देखिए, अभी प्रेडिक्शन नहीं करते हैं, कल का दिन देखते हैं, कल हम फिर मिलेंगे, कल इस बारे में और बात करेंगे।